तो उसका टॉपिक है विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। कल विधानमंडल का अधिवेशन के बारे में मैं बताया था, इसमें कोरम वगैरह और सदस्यों के स्थानों के रिक्त होने पे क्या व्यवस्था, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आज है विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि के बारे में प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों, अस्थायी आदेशों तथा विधानसभा के प्रावधानों के अधीन पूर्ण वाक स्वतंत्रता होगा। अनुच्छेद 194 एक कहता है। दूसरा है, सदस्यों द्वारा विधानमंडल में कही गई किसी बात, दिए गए मत पर न्यायालयों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। सदस्यों द्वारा विधानमंडल में कही गई किसी बात, दिए गए मत पर न्यायालयों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तीसरा है, विधानमंडल के किसी सदस्य के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना विधानमंडल के परिसर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। चौथा है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, भत्तों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह है अनुच्छेद 194(2) में। यदि विधानमंडल परिसर के बाहर कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना अध्यक्ष सभापति को यथास्थिति देना आवश्यक है। अनुच्छेद 212(2) के अनुसार, अनुच्छेद 212(2), अनुच्छेद 212(2) के अनुसार विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जो विधानमंडल की प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की शक्तियों से युक्त है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। अब विधानमंडल के कार्य तथा शक्तियां, ये विशेषाधिकार का बताया। अब विधानमंडल के कार्य तथा शक्तियां। विधानमंडल के कार्य तथा शक्तियां। The functions and powers of legislator. Function and powers of legislature
लेचर। तो केंद्र के संबंध में जो कार्य तथा शक्तियां संसद को प्राप्त हैं, केंद्र के संबंध में जो कार्य तथा शक्तियां संसद को प्राप्त हैं, वही कार्य तथा शक्तियां राज्य विधानमंडल को भी प्राप्त है। इस प्रकार विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें सुविधा के अनुसार निम्न वर्गों में बांटा गया है या विभाजित किया गया। पहला क्या है? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेचर पावर। क्या है? पहला क्या है? लेजिस्लेटिव पावर्स या लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, पावर्स। दूसरा है प्रशासकीय शक्तियां, प्रशासकीय शक्तियां मतलब एग्जीक्यूटिव पावर। तीसरा है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स। चौथा है संविधान संशोधन के संबंध में शक्ति, संविधान संशोधन के संबंध में शक्ति। और पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। और छठवा है अन्य कार्य तथा शक्तियां, ये हो गया इलेक्टिव पावर। और छठा है अन्य कार्य तथा शक्तियां। अन्य कार्य तथा शक्तियां। तो अभी हम एक एक को बताएंगे। ये है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या कहती हैं? केंद्र में जो विधायी कार्य संसद द्वारा किया जाता है, केंद्र में जो विधायी कार्य संसद द्वारा किया जाता है, राज्यों के लिए वही विधायी कार्य विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। केंद्र में जो कार्य संसद करती है, राज्यों में वही कार्य विधानमंडल करती है। विधानमंडल को राज्य की व्यवस्थापिका के रूप में सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, जो विषयों पर कानून शक्ति प्राप्त है, जो राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्णित है। परंतु समवर्ती सूची में संसद को भी विधि बनाने का अधिकार है। विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों में ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन समवर्ती सूची में संसद को भी विधि बनाने का अधिकार है। अब यदि समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून उसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही वैध होगा। यदि समवर्ती सूची है, उसी विषय पर राज्य विधानमंडल भी कानून बनाता है, और जो संसद ने कानून बनाया उसके विपरीत है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति पर एक बड़ा प्रतिबंध है।
और उपरोक्त के अलावा राज्य विधान की विधायी शक्ति भी है। पहला है, कुछ विधेयकों को विधानमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने पर, कुछ विधेयकों को विधानमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना एक कानून का रूप नहीं धारण करता है। अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 अनुच्छेद 254 क्या कहता है? अनुच्छेद 254 ये कहता है, अनुच्छेद 254 अनुच्छेद 254 क्या कहता है कि कुछ विधेयकों पर विधानमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने पर भी उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना एक कानून का रूप धारण नहीं करता। ये अनुच्छेद 254 कहता है। प्रथम क्या है? अनुच्छेद 254 के अनुसार ऐसे दो प्रकार के विधेयक होते हैं। प्रथम है जिनका संबंध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से हो। पहला क्या है? जिनका संबंध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से हो। दूसरा क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची पर बनाया गया ऐसा कानून जो इस विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध हो। दूसरा है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर दे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची पर या राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर दे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। तीसरा क्या है? यदि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अधीन यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया हो तो भी संसद ऐसे राज्य के संबंध में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। अब अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों का पालन करने के लिए भी संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों का पालन करने के लिए भी संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253। अब प्रशासकीय शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, इसको भी देखा जाए। प्रशासकीय शक्तियां, दूसरा है प्रशासकीय शक्तियां, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है। तो राज्य विधानमंडल को कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। केंद्र में जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है उसी प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद भी सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे विधानसभा का समर्थन प्राप्त रहता है। विधानसभा का समर्थन प्राप्त होता है, परंतु यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके भी विधानमंडल मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है,
ये क्या क्या है देखिए। पूरक प्रश्न, क्या क्या विधानमंडल प्रश्न पूछता है मंत्रिमंडल को अपने नियंत्रण में रखने के लिए। पहला क्या है? पूरक प्रश्न। पहला क्या है? पूरक प्रश्न है। दूसरा क्या है? पूरक प्रश्न। दूसरा क्या है? कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव। और तीसरा है निंदा का प्रस्ताव। तीसरा है निंदा का प्रस्ताव। और चौथा है कटौती प्रस्ताव। कटौती। और पांचवा क्या है? सरकार की नीतियों की आलोचना करना। सरकार की नीतियों का आलोचना करना। तो अनेक जैसे प्रश्नों को पूछ करके भी विधानमंडल मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। तो यह है पूरक प्रश्न, कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और सरकार की नीतियों की आलोचना करके। धन्यवाद। अब अगले टॉपिक में वित्तीय शक्तियाँ के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।